हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक है, वैसे हमारा ये जो हमारी सीरीज है उसका पार्ट नंबर 10 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको इसकी पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे 100 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे वो तभी हमारी उस पर डलेगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आज आप चैनल पे नए हो और या फिर आज नए नहीं भी हो और अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि प्री आने वाला है, जितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नज़रों के सामने से जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन काउंसिल? कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन काउंसिल है। सबसे पहले है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। सबसे पहले जो ये इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का है। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। कब स्टार्ट हुआ था? ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर है सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन काउंसिल इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे क्या बिल्कुल करेक्ट है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अगर इसके चेयरमैन की बात करें, अगर इसके चेयरमैन की हम बात करें, अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हमारे कौन होते हैं? इनके चेयरमैन होते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी। कौन होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे, ठीक है। फिर थर्ड है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन काउंसिल इज टू डेवलप स्पेस सेंटर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्पेस सेंटर को डेवलप करना है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट रीजन। बिल्कुल इनका ऑब्जेक्टिव मेन यही है। देखो, इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी चैलेंजेस है ना, उनको आप स्पेस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, कौन सी टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से? स्पेस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, या फिर जियो स्पेशियल जो टेक्नोलॉजी है उसके सपोर्ट से उन चैलेंजेस को हमें क्या करना है? ओवरकम करना है। इनका मेन चीज़ यही है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? याद रखना, इसके हेडक्वार्टर्स होंगे उमियाम मेघालय में। UMAIAM, उमियाम मेघालय, ठीक है। उमियाम मेघालय में इसके क्या होंगे? हेडक्वार्टर्स होंगे। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उमियाम मेघालय में इसके हेडक्वार्टर्स होंगे। 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके चेयरमैन बता दिया, प्रेसिडेंट बता दिया, इसके ऑब्जेक्टिव बता दिए। और भी ऑब्जेक्टिव में बात करो तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी उस रीजन में प्रॉब्लम्स होंगी उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सर्विसेज के थ्रू क्या किया जाएगा? उनको ओवरकम किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात की जाए कि इसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन काउंसिल की, ये क्या है? ये एस्टेब्लिश की गई थी 2000 में और ये रजिस्टर्ड है मेघालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1983 में। कहाँ पे? मेघालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1983 में ये क्या है? रजिस्टर्ड है एज ए सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है हमारा कंप्लीट। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन बिलो इज करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ ई रूपी? ई रूपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है, करेक्ट बतानी है। सबसे पहले इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी रिलीज बाय आरबीआई। देखो, अभी तक कोई भी डिजिटल करेंसी तो आरबीआई ने रिलीज की ही नहीं है, ठीक है। अभी बिल आया था लेकिन अभी तक कोई डिजिटल करेंसी रिलीज हुई नहीं है, ना कि सेंट्रल बैंक की ना कोई भी। तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग, क्योंकि ये जो ई रूपी है ये क्या है? ये एक डिजिटल वाउचर है। क्या है? ये एक डिजिटल वाउचर है, ना कि डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये एक क्या है? डिजिटल वाउचर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? बेनिफिशियरी को अपने फ़ोन पे ही SMS या QR कोड मिल जाएगा और इस वाउचर में प्रीपेड अमाउंट है कुछ, ठीक है। पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से इस वाउचर में एक प्रीपेड अमाउंट होगा, वो जहाँ पे भी उसको जो सर्विसेज मिलनी होंगी, अगर ये उस वाउचर को कोई भी पर्सन वहाँ पे दिखाता है तो वो पैसे वहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है इसका। सेकेंड है इट इज़ कैशलेस, बिल्कुल इसमें ये कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है। फॉर डिजिटल पेमेंट वाउचर विच ए बेनिफिशियरी गेट्स ऑन हिज फोन
इन द फॉर्म ऑफ SMS और QR कोड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, बी। ठीक है, और मेन इसको डेवलप किसने किया है, NPCI ने इसको डेवलप किया है। NPCI कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने UPI को भी डेवलप किया है। ठीक है, UPI को भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भी उन्होंने डेवलप किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वन टाइम, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस, पर्सन स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक, ठीक है, ये सर्विस है जिसमें यूज़र जो है वो अमाउंट को रिडीम कर सकता है बिना किसी कार्ड के, डिजिटल पेमेंट ऐप के या फिर इंटरनेट बैंकिंग के। ठीक है, बिना किसी इन सब चीज़ों के जो भी कस्टमर है वो अपने अमाउंट को क्या कर सकता है, यूज़र क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है अपने अमाउंट को। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हमें बताना है कि विच ऑफ द आइलैंड मेंशन बिलो आर सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड जो हैं वो सिचुएटेड हैं। ठीक है, इंडियन ओशन के हमें आइलैंड के बारे में बात करनी है। तो आपको इंडियन ओशन के आइलैंड्स के बारे में तो पता ही होनी चाहिए कि आप इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता होनी चाहिए ताहिती आइलैंड ये कहाँ पे, ये याद रखना, ये पैसिफिक आइलैंड में है। कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, सॉरी, ये कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। और जो डार्विन आइलैंड है ये आपको पता होगा, ये स्मॉलेस्ट अमंग गैलापागोस आइलैंड्स है। ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाया जाता है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका के। ठीक है, और ये एगालिगा और मॉरिशस, ये दोनों ही आइलैंड कहाँ पे हैं, ये दोनों ही आइलैंड इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ पे, इंडियन ओशन में है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हमारे इंडियन ओशन में है, और जो ये फर्स्ट एंड सेकंड है ये पैसिफिक में है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। 28 का आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना है। वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताना है। सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, फिर बोल रखी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और फिर बोल रखी है हमारी स्टेट सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है हमें वो बताना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, इसने बोल रखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर कंप्लीटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम को कंप्लीटली फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर फंडेड पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है, कि सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और पार्शली स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। थर्ड है स्टेट सेक्टर स्कीम्स आर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना जो ये स्टेट सेक्टर स्कीम्स होती हैं ये कंप्लीटली फंडेड और कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पे कोई ये ग्रांट इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई ग्रांट नहीं मिलते हैं, बस हाँ ये लोन जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेशनल रेट्स पे ले सकते हैं, लेकिन इनको ग्रांट नहीं मिलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ओनली सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। हमारा सेटअप डेली ही आजकल खराब हो रहा है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्यूज फ्रॉम हियरिंग पर्टिकुलर केसेस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन बिलो आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं, अपने आप को मना कर रहे हैं, हटा रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस को सुनने से। तो उसके बारे में हमें बताना है, तो सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 प्रोवाइड फॉर ग्राउंड ऑन विच जजेस कैन रिक्यूज फ्रॉम हियरिंग एनी सच केस। देखो याद रखना कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को रिक्यूज कर ले कोई पर्टिकुलर केस को हियर करने से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स
में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, कोई फॉर्मल प्रोविज़न नहीं है जो रिक्यूजल ऑफ जजेस को गवर्न करता हो, ठीक है। सेकंड है इन केस ऑफ रिक्यूजल द केस इज ट्रांसफर्ड बाय द जज हिमसेल्फ टू अनदर बेंच। तो याद रखना कि जब भी कोई रिक्यूजल होता है किसी केस में, जजेस का रिक्यूजल होता है, तो एक चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि ये बेंच ही हट जाती है, और जो भी जिसने भी मतलब बेंच बनाई है सीजीआई ने, मान लो कि चीफ जस्टिस हमेशा बेंच बनाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी फ्रेश बेंच को एलोकेट करते हैं, किसी फ्रेश बेंच को ये एलोकेशन की जाती है उस केस की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी कि वही जज जो है किसी दूसरे को ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं है, वो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। आंसर क्या हो गया, डी। मेन वही जज दूसरे बेंच को ट्रांसफर नहीं करेगा, मेन चीज को ना सीजीआई जो है फ्रेश अलॉटमेंट करेगा बेंच की, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच प्रमोट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो है ना वो करेक्ट ही होना चाहिए अगर आप अभी वीडियो पोस्ट कर रहे हो और इसका आंसर लगा रहे हो। तो देखो वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बताने की कौन कौन सा रिवोल्यूशन किसके लिए। सबसे पहले ग्रे रिवोल्यूशन किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर सेकंड है ऑपरेशन ग्रीन्स किसके लिए, याद रखना ये ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए, टोमेटो ओनियन पोटैटो के लिए, किसके लिए, टोमेटो ओनियन पोटैटो के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है व्हाइट रिवोल्यूशन, सबको पता है व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए है, मिल्क के लिए, किसके लिए, मिल्क के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। और फोर्थ है सिल्वर रिवोल्यूशन, वो किसके लिए, एग्स के लिए है, तो सिल्वर रिवोल्यूशन तो एग्स के लिए ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हैं और सारे गलत हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए, ठीक है। ग्रे देख लिया, व्हाइट देख लिया, सिल्वर देख लिया, इसके अलावा और कौन कौन से रिवोल्यूशन होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि गोल्डन रिवोल्यूशन है एक। तो गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए था, गोल्डन रिवोल्यूशन तो हॉर्टिकल्चर या फिर हनी या फिर फ्रूट्स के लिए, ठीक है, मेनली हॉर्टिकल्चर के लिए था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा येलो रिवोल्यूशन, आपने सुना होगा, काफ़ी बार हमने क्वेश्चन करवाया। येलो रिवोल्यूशन किसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए है, ठीक है, किसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए है। ऑपरेशन ग्रीन्स आपने देख लिया। एक होता है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन, एक है हमारा ऑपरेशन ग्रीन और एक है ग्रीन रिवोल्यूशन। ये ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए, याद रखना है ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए, किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, वीट राइस इन सब के लिए। तो ये हैं 3 रिवोल्यूशन और हमने 4 देख लिए हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 32 पे। रिसेंटली द रिपोर्ट एल्डरली इन इंडिया 2021 वॉज रिलीज। याद रखना एक रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है एल्डरली इन इंडिया 2021। तो हमें बताना है सबसे पहले है कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज की है, ये बता रहे हैं। तो याद रखना है ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की है। सेकंड है बिहार हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द रिपोर्ट। याद रखना बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन है एल्डरली पीपल की, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन है एल्डरली की, ठीक है। और केरला में बोल रहे हैं लोएस्ट है, केरला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, केरला में क्या सबसे ज्यादा है, और बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन है एल्डरली पीपल की। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 2 स्टेटमेंट्स, ज्यादा किसमें कम किसमें है और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी, ठीक है। टोटल हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी। और एक चीज याद रखना, अभी मतलब टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्स जो 10.1% जो पीपल हैं वो क्या है, एल्डर्स हैं। टोटल पॉपुलेशन में 10.1% जो पीपल हैं वो क्या है, एल्डर्स हैं, जिसका नंबर 2031 तक इंक्रीज होने की गुंजाइश है। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 13% अप्रोक्स जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, एल्डरली हो जाएंगे। कब तक, 2031 तक। और याद रखना केरला, तमिलनाडु, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल, इसमें हाईएस्ट एल्डरली पीपल है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम की बात की जाए बिहार, यूपी और असम, यहाँ पे सबसे कम एल्डरली पीपल हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, सबसे हाईएस्ट स्टेट कौन से है जिसमें एल्डरली पीपल हैं, और सबसे कम वाले स्टेट कौन से है जहाँ पे एल्डरली पीपल की जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें कि जर्नल पॉपुलेशन का इंक्रीज मतलब डिकेडल ग्रोथ कितनी हो रही है एल्डरली पॉपुलेशन की और जर्नल पॉपुलेशन की, मतलब ग्रोथ रेट जो है एल्डरली पॉपुलेशन का ज़्यादा है कि मतलब जो ग्रोथ जर्नल पॉपुलेशन का ज़्यादा है कि एल्डरली पीपल का ज़्यादा है। देखो ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं
ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा है परसेंटेज चेंज, ठीक है, ये क्या हमारा परसेंटेज चेंज, और इधर हम अगर ईयर्स लिखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं, या यहाँ मान लो 1951 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 2001 के आसपास का पीरियड है, और यहाँ पे 2021 के आसपास का पीरियड है, ठीक है। तो देखो एल्डरली ग्रोथ कैसे हुई है, ठीक है, एल्डरली ग्रोथ कैसे हुई है, ये ऐसे, ठीक है, याद रखना। और अगर जनरल पॉपुलेशन के परसेंटेज चेंज की बात करते हो, किसी दूसरे कलर में इसको दिखाते हैं, ठीक है, तो अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे ऐसे लगभग ऐसे इंक्रीज हुए। तो याद रखना, ये जो परसेंटेज चेंज है, ये परसेंटेज चेंज है, जनरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कम है किससे, एल्डरली पॉपुलेशन से। इसका मतलब क्या है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू जो जनरल पॉपुलेशन का ग्रोथ है। ये है नॉर्मल पॉपुलेशन का ग्रोथ, और ये हमारी एल्डरली पॉपुलेशन का ग्रोथ हमेशा के लिए क्या रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा ही रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने, क्या पता कहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी आ सकती हैं, ठीक है। और बस यही आपको ध्यान रखनी है। और एल्डरली पीपल में भी जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, याद रखना। एल्डरली पॉपुलेशंस में भी जो फीमेल्स का प्रोपोर्शन है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मेल्स से। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो फीमेल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या बोलता है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताना है। सबसे पहले इट एक्सटेंड इन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये एक्सटेंड होता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकेंड है इट हाउसेज बंगाल टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ओलिव रिडले टर्टल, और सी है दी सुंदरबंस आर वल्नरेबल एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि IUCN रेड लिस्ट में जो ये सुंदरबंस है ये वल्नरेबल नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि येस ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे बंगाल टाइगर भी है, गैंगेटिक डॉल्फिन भी है, और लिव रिडले टर्टल्स भी हैं। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ये जो है कोस्टल एरियाज में ये एक्सटेंड होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आ जाता है, 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या आ गया, इसका आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबंस के बारे में कुछ चीज़ें। इसके अलावा हमसे 3 स्पीसीज के बारे में बात की गई। एक तो है बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर, तो टाइगर की मेन बात है, ठीक है, टाइगर की मेन बात चल रही है। तो टाइगर का IUCN स्टेटस क्या होता है, टाइगर का IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। अगर उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 में है। अगर साइट्स की बात करें तो भी वो अपेंडिक्स 1 में है। तो ये याद रखना, ये किसका स्टेटस है, ये हमारे बंगाल टाइगर का वो स्टेटस है। फिर आ जाती है हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बोल रखा है इन्होंने। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसके IUCN स्टेटस क्या है, वो भी क्या है, इंडेंजर्ड में आती है, ठीक है। उसके बाद IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है। साइट्स की बात करें, साइट्स में किस में आती है, वो भी अपेंडिक्स 1 में आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का उसको पूछे स्टेटस क्या है तो वो अपेंडिक्स 2 में आएगी उसमें, ठीक है, याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में वो 2 में आती है, अपेंडिक्स 2 में। फिर आता है हमारा किसका, ओलिव रिडले टर्टल का, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल का हमारा एक बोल रखा है इन्होंने। तो याद रखना, ओलिव रिडले टर्टल का जो IUCN स्टेटस है ना वो क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। किस में आता है, वल्नरेबल में आता है। और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है, और WPA के भी अपेंडिक्स 1 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ओलिव रिडले टर्टल किसके लिए फेमस है, मास नेस्टिंग के लिए, जिसके लिए एक प्रोसेस का नाम दिया गया है इसको अरीबाडा, ठीक है, अरीबाडा इसको नाम दिया गया है उसकी मास नेस्टिंग को। तो ये सारी हमने स्पीसीज देख ली हैं इंपॉर्टेंट और इनके IUCN स्टेटस। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। GSLV MK3 के बारे में बात करनी है। 3 स्टेज लॉन्च प्रोग्राम है। सबसे पहले द व्हीकल हैज 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन, ए कोर लिक्विड बूस्टर एंड ए क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो हमारी होती हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही होती है। सेकंड है द व्हीकल वाज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग इंडिया चंद्रयान 2 मिशन, बिल्कुल चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के लिए यूज हुआ था। और थर्ड है इट इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 4 टन क्लास सैटेलाइट ऑफ GSAT सीरीज इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या जाता है, ए। बस ये नॉर्मल सैटेलाइट के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे।
इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इसको क्या किया है, मतलब स्टार्ट किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, उन्हीं का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है। सेकंड है द पैक्ट ब्रिंग्स टुगेदर बिजनेस, गवर्नमेंट, एनजीओज एंड सिटीजन्स टू ट्रांसफॉर्म प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर। बिल्कुल ये सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का जो कंसेप्ट है वो प्लास्टिक में लगाया जा सके। ठीक है। और एशिया में ये ऐसा पहला पैक्ट है। ठीक है, याद रखना ये एशिया का क्या है, ऐसा पहला पैक्ट है जो इन्होंने किया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। पहला प्लास्टिक पैक्ट वैसे सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, यूके में लॉन्च हुआ था। कब, कौन से ईयर में, 2018 में लॉन्च हुआ था। और ये एशिया का पहला पैक्ट है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि 2014 में बनाया शंघाई में। तो आपको पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक तो काफ़ी पहले बन चुका है। कब बना है, 1966 में बन चुका है। कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपाइंस में, क्या ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मनीला फिलीपाइंस में है इसके हेडक्वार्टर्स। और कब ये बना है, 1966 में बना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इट। यस, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। और थर्ड है चाइना का लार्जेस्ट स्टेक है। तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट स्टेक जो है वो किसके हैं, जापान एंड यूएसए के हैं। किसके हैं इसमें, जापान एंड यूएसए के इसमें लार्जेस्ट स्टेक है। तो याद रखना है ये स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। मेनली क्यों बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्रोस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक बनाने के लिए। ऑल्सो जो भी इस रीजन में एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो वाले रीजन्स को एलिमिनेट करने के लिए, मेनली पॉवर्टी को हटाने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है। इसके अभी कितने टोटल मेंबर्स हैं, 68 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। इंडिया तो हमने बता दिया फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। और ये यूएन ऑब्जर्वर भी है। ये क्या है, यूएन ऑब्जर्वर भी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बैंक जो है ये यूएन ऑब्जर्वर भी है। वोट शेयर कैपिटल शेयर पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। गैम्बलिंग के बारे में बताना है। ई गैम्बलिंग हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन सिक्किम एंड नागालैंड। तो याद रखना ई गैम्बलिंग जो है बोल रहे हैं कि सिक्किम और नागालैंड में वो है, लीगलाइज है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, ई गैम्बलिंग गेम्स ऑफ चांस हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन सिक्किम एंड नागालैंड। ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड लैंड बेस्ड कैसिनोज आर लीगलाइज्ड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बिल्कुल देखो, पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सिक्किम और नागालैंड में ई गैम्बलिंग जो है वो क्या है, लीगलाइज्ड है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है और लैंड बेस्ड कैसिनोज हर एक स्टेट में जो है वो लीगलाइज्ड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये गैम्बलिंग वाला ये है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है। तो स्टेट अपने हिसाब से लॉज बनाती हैं, लेकिन सब स्टेट्स में ये अलाउड नहीं है। कुछ ही स्टेट्स में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कैसिनोज हैं ये अलाउड हैं, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम और नागालैंड हो गया, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, और इसके अलावा दमन जो है इंडिया का पार्ट, वहाँ पे ये अलाउड है और जगह अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है। सबसे पहले हीराकुंड डैम, आपको पता होना चाहिए भागीरथी पे नहीं है, कौन सी, महानदी पे बना हुआ है। ठीक है। हीराकुंड डैम महानदी पे बना हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। भाखड़ा डैम सतलुज पे बना हुआ है, बिल्कुल। और सरदार सरोवर डैम नर्मदा बना हुआ है, बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है कि गाजा स्ट्रिप से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं। अगर आपने मैप अच्छे से देखा है तो आप 1 मिनट में बता दो कि केवल और केवल इजिप्ट और इजराइल हैं जो गाजा स्ट्रिप से लगते हैं, जॉर्डन और लेबनान नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड है ओनली। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी। ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, सी।
ये देखो, ये हमारा क्या है, गाजा स्ट्रिप का मैप है। देखो तो इसके तीनों साइड कौन है, इजराइल है। इसके तीनों साइड कौन है, इजराइल है। और इसके इधर वेस्ट में कौन सा, मेडिटेरेनियन सी है। कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी है। और इसके नीचे कौन सा, इजिप्ट कंट्री है। ठीक है, और कोई भी कंट्री इससे नहीं लगता है। तो ये केवल 3 ही कंट्री हैं जो गाजा स्ट्रिप से लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर मेडिटेरेनियन सी है और ये नॉर्मल कहाँ पे, देखो इजिप्ट यहाँ पे है। ठीक है, इजराइल यहाँ पे है। अब आप बताओगे कि इजराइल यहाँ नीचे भी लगता है। ठीक है, ये चीज़ सी से ध्यान रखना है कि इससे भी लगता है। ये इधर जॉर्डन है, जॉर्डन इससे नहीं लगता है। ठीक है, सीरिया लेबनान ऊपर हो जाते हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप है, इससे केवल और केवल इजराइल और इजिप्ट जो है वो सराउंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप। तो इसका आंसर हो गया हमारा क्या, सी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या बोलता है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी रिसेंटली इनिशिएट किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कंसिडर करनी है हमें इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट। सबसे पहले, इट इज ए मिशन टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ BS6 नॉर्म्स बाय ऑटोमोबाइल सेक्टर इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी BS6 नॉर्म्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसके इनिशिएटिव समथिंग अलग है। सेकेंड है द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, इसका ये भी एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। इसके बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। देखो, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये। ठीक है, सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंडर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। और जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर 8 इनिशिएटिव चल रहे हैं। उन 8 इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये कब से चल रहा है, 2011 से चल रहा है। कब चल रहा है, 2011 से चल रहा है। इसके अंदर 4 मेन इनिशिएटिव्स हैं। इसके अंदर 4 मेन इनिशिएटिव है जो चल रहे हैं। एक तो है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, कौन सा, एक तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, एक है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एक है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एक है एनर्जी एफिशिएंसी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। और एक है हमारा फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 प्लेटफॉर्म है, 4 चीज़ें हैं जो इसके अंदर चल रही हैं। ठीक है, एक तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एक है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, एक है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 4 प्रोग्राम इसके अंदर चल रहे हैं। और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो 2 एजेंसीज को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। एक तो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, और एक है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इनके आपने नाम भी सुने होंगे। मेन इसका एम है कि हमें ऐसी मार्केट बनानी है जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हो। ठीक है, और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को एनर्जी एफिशिएंट सेक्टर में हमें लेके आना, मेन इनका टारगेट यही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोला है कि ये जो है, इसको जो लॉन्च किया है वो किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया। तो बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, इसको वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया। इसको लॉन्च किसने किया, एक US बेस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, कुशमैन एंड वॉकफील्ड। ठीक है, कुशमैन एंड वॉकफील्ड, इन्होंने इसको वो किया है, रिलीज किया। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड, इन 2021 इंडियाज रैंक सेकंड, तो इंडिया के रैंक सेकंड है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2021 में इंडिया की रैंक जो है वो सेकंड आई है। इससे पहले इंडिया की रैंक क्या थी, थर्ड थी 2020 में। ठीक है, 2020 में इंडिया की रैंक थर्ड थी, अभी क्या आई है, सेकंड रैंक आ गई है। बिल्कुल अभी हमने किसको रिप्लेस कर दिया, USA को रिप्लेस कर दिया है। थर्ड है, इट असेस द मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 47 कंट्रीज इन यूरोप, अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक। मेनली जो है ये इतनी कंट्रीज़ को वो करती है, मतलब एसेस करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2022 के बारे में। और इसमें पहली रैंक किसकी आई है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है चाइना की। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, चाइना की आई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें, पहली रैंक किसके, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 4 पैरामीटर्स को इसमें यूज़ किया जाता है, याद रखना। एक तो है रिस्क इसमें देखे जाते हैं, रिस्क इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंटल, ये सारे रिस्क देखे जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। और उसके बाद कंट्री की कैपेबिलिटी कितनी है किसी बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए कंट्री की कैपेबिलिटी कितनी है, वो चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और इंडिया में तो आपको पता ही बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्रेडिट गारंटी स्कीम, एस्पायर स्कीम, और फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हैं ये 4 पैरामीटर जिसके बेस पे ग्लोबल जो ये रिस्क मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, इसको मेजर किया जाता है। यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता। इंडिया की रैंक 2nd आई है, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या बोलता है कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताना है। अगर आप हमारी पॉलिटिक्स की सीरीज देख रहे हो तो किसी का भी ये क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। सबसे पहले यदि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल। मैंने बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट एड किया था, ना कि 44th में। सेकेंड है आर्टिकल 323A empowers the parliament to provide for establishment of central administrative tribunal as well as state administrative tribunal। बिल्कुल 323 में ए में ही ये बताया गया है कि उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेट किया जाएगा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी सेट किया जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो पॉलिटिकल सीरीज अभी जाके देखो, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। आप कम से कम पहला लेक्चर ही देखोगे तो आप सारे लेक्चर्स देखे बिना नहीं जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अफगानिस्तान से कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चाइना भी सराउंड करती है, इंडिया भी सराउंड करती है, और याद रखना इसमें ईरान भी सराउंड कर दिया। किर्गिस्तान अफगानिस्तान को सराउंड नहीं करती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन देखो कि ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से देखो ये कौन सी कंट्री है, ये है हमारी अफगानिस्तान कंट्री। और इससे कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, इधर देखो ईरान, ठीक है। ये कौन से है, ईरान। ये कौन से ऊपर, तुर्कमेनिस्तान। और ये यहाँ पे कौन से, याद रखना उज्बेकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है। उज्बेकिस्तान है, और ये कहाँ है, तजाकिस्तान है। इधर है चाइना, देखो चाइना से भी सराउंड करती है, और इधर इंडिया से भी सराउंड करती है, ठीक है। और इधर पाकिस्तान से भी सराउंड करती है। तो ये इतनी सारी कंट्रीज से सराउंड करते हैं। कितनी कंट्रीज से सराउंड करती है, ये 6 कंट्रीज से सराउंड करती है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। ये इतनी कंट्रीज से सराउंड करती है, याद रखना। और इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मज़ार शरीफ, कुंदूज, काबुल, कांधार और फरा और हेरात। अगर इनको ईस्ट से वेस्ट लगाना आ जाए, नॉर्थ से साउथ लगाना आ जाए, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करते हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो किर्गिस्तान इसको सराउंड नहीं करती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 43 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। ग्लोबल यूथ मैनेजमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज़ एनुअल रैंकिंग रिलीज्ड बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इसको एनुअल रैंकिंग है जो रिलीज की जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कंट्रीज ऑन डेवलपमेंट इन यूथ विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी, इंक्लूजन, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन, पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल इन सब पे उनको मैच किया जाता है, सब पे उनको रैंक किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या आ गया, रस्सी। और ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। और वर्ल्ड यूथ की जो कंडीशन है, याद रखना, इसमें बताएगी, मतलब जो रिपोर्ट निकली है इसमें बताएगी कि वर्ल्ड यूथ की जो कंडीशन है 2010 से लेकर 2018 के बीच में वो क्या की है, इंप्रूव किया। ओवरऑल यूथ की कंडीशन क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। इंडिया की कितनी रैंक आई है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। इंडिया की इसमें कितनी रैंक आई है, इंडिया की रैंक आई है 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज। 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज इंडिया के यूथ की कंडीशन आई है। इसमें टॉप किसने किया, याद रखना, इसमें टॉप किया सिंगापुर ने। इसमें टॉप किसने किया, सिंगापुर ने। इंडिया की रैंक 122 आई है। 2010 से 2018 में टोटल वर्ल्ड में यूथ की जो कंडीशन है वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। अब इसमें कुछ होते हैं टॉप राइज जिनकी की है, टॉप राइजर्स, मतलब सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी राइज की है यूथ्स की। तो सबसे ज़्यादा आता है अफगानिस्तान, इंडिया और रशिया और इथोपिया और एक है बुर्किना फासो।
ये 5 कंट्रीज हैं जिनकी जो रैंक है वो क्या की है, 5 टाइप टॉप राइजर हैं, ठीक है, 5 टॉप राइजर है जिनकी कंडीशन ज़्यादा इंप्रूव की है। और टॉप लूज़र कौन कौन से, जिनकी सबसे ज़्यादा लूज़ की है वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो टॉप लूज़र में आते हैं तो सीरिया, ठीक है, एक आती है यूक्रेन, एक आती है हमारी लीबिया, ठीक है, एक आती है जॉर्डन, और एक आती है हमारी लेबनान, एक आती है लेबनान। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिन जो टॉप लूजर्स हैं, और ये टॉप हैं 5 राइजर्स हैं। राइजर्स में इंडिया आता है, ठीक है, टॉप राइजर्स में इंडिया आता है। और इंडिया की रैंक देख ली, कब कब क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या बोलता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताना है। ठीक है, अपन जनधन योजना सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते होगे आप। इट इज़ ए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अलोंग विद मोबाइल बैंकिंग विद यूएसएसडी फैसिलिटीज़। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यही है। द स्कीम कवर्स रूरल एरियाज एंड, देखो जो स्कीम्स है वो केवल और केवल रूरल एरियाज़ को नहीं, ये अर्बन एरियाज़ को भी कवर करती है। ऐसा नहीं है अर्बन एरियाज़ वाले जो है वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। इट प्रोवाइड्स एन इंडिजिनस डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड प्रोवाइड करती है हर एक अकाउंट होल्डर को। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन केवल और केवल रूरल एरियाज़ में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, और इसमें 5000 की क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर ए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे, एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी पहले बनी, कौन सी बाद में बनी। तो आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला जो है वो सबसे पहले बनी है। तक्षशिला जो है वो सबसे पहले बनी है, फिर नालंदा बनी है, और फिर विक्रमशिला बनी है। बिल्कुल यही सीक्वेंस है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी। ये आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कौन सा लेक्स कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। दीपोर बिल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, असम में सिचुएटेड है। कहाँ पे, दीपोर बिल असम में। रामसर साइट, अगर आप करंट अफेयर्स डेली देख रहे हैं, आपने पहले भी हमारे करंट अफेयर्स देखे हुए हैं। देखो, अगर मैं आपको बेस्ट करंट अफेयर्स का बोलो कि मेरी तरफ से आप बेस्ट क्या चाहोगे, मैं बोलूँगी जहाँ से मैंने स्टार्ट करवाए, लास्ट सितंबर से मैंने स्टार्ट करवाए। 2-3 महीने ज़्यादा आपको पढ़ने में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जो उसका बेनिफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट सितंबर के जो मैंने करंट अफेयर्स करवाए हुए ना, वहाँ से आप स्टार्ट करो और आप यहाँ तक आओ, तो आपको देखोगे ना कि जो मैं आपको लग रहा होगा ना कि मैं थोड़ा सा कम बता रही हूँ या कुछ बता रही हूँ, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ ये कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं अब सेकंड पे, ज़्यादा बात ना करते हो। सुखना लेक कहाँ पे, चंडीगढ़ में ही है, तो बिल्कुल सही है। थोल लेक कहाँ पे, गुजरात में ही है। और भिंडावास लेक कहाँ पे है, ये हरियाणा में ही है। तो ये तीनों सही हैं, और दीपोर बिल जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, सी। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 पे। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सबसे पहले ये स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही है। दिस स्कीम विल प्रमोट द पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इनहेंस डिफेंस टेस्टिंग कैपेबिलिटी। बिल्कुल, ये प्राइवेट और पब्लिक को क्या करेगी, दोनों को जोड़ेगी, ये डिफेंस टेस्टिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई है। कब की गई है, 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई है। 400 करोड़ आउटले 5 साल के लिए इसमें दिया गया है। 5 ईयर्स के लिए है ये। और क्या नाम लेते हैं, इसमें 75% जो फंडिंग है वो कौन देगा, ग्रांट इन एड की फॉर्म में दी जाएगी, और 25% जो फंडिंग है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल से ली जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी फंडिंग का मैकेनिज्म। सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 पे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले हैं, द रूल्स प्रोहिबिट ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल, डेकोरेशन फ्रॉम 2022। जो ये 2022 से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनको वो कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोहिबिट कर रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, द रूल्स प्रिस्क्राइब द परमिसेबल थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग 120 माइक्रोन बाय द एंड ऑफ 2021। ऐसा नहीं है 2021 तक नहीं वो करना है, 31 दिसंबर 2022 तक करना है। कब करना है, 2022 तक करना है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या बोलता है, रिकैप इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर। ये इनिशिएटिव है मैराइन रॉबरी को रोकने के लिए और सी पायरेसी को रोकने के लिए। तो हमें रिकैप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है रिकैप। देखो, रिकैप की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। रिकैप की फुल फॉर्म है, बहुत बड़ी है। सबसे पहले रीजनल
कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, रीजनल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी, ऑन कॉम्बैटिंग piracy, on combating piracy and armed robbery against ships, and armed robbery against ships in Asia, इन एशिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये है कि एशिया में हमें क्या करनी है, रोबरी को रोकना है, हम रोबरी को रोकना है, अगेंस्ट शिप जो भी होती है, और पायरेसी को रोकना है। रीजनल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, तो सबसे पहले बोल रखा है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट एग्रीमेंट अंडर RCEP। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये RCEP का एग्रीमेंट नहीं है, ये RCEP का एग्रीमेंट नहीं है, नॉर्मल एशियन रीजन्स में जो गवर्नमेंट्स हैं उनका है, लेकिन ये क्या है, RCEP कंट्रीज का नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, मेरी रॉन्ग होगी। सेकंड है द एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द मैरीटाइम पायरेसी एंड रोबरी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो अक्रॉस द वर्ल्ड इनको नहीं प्रिवेंट करना, ओनली एशिया में इनको रोबरी प्रिवेंट करनी है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, D। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं है। और ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 2006 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लगभग 14 कंट्रीज जो हैं, अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज वो हो गए हैं, आजकल इसमें जो है वो 21 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इसमें। ठीक है, जो यूरोप से भी हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, USA, ये सारी कंट्रीज भी इसमें है। ठीक है, क्या इंडिया है इसमें, यस इंडिया भी इसमें है। इसके हेडक्वार्टर्स अगर आपकी बात करो, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे, सिंगापुर में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, सिंगापुर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन कर रखा है, 21 पार्टीज हैं। आजकल तो ऑल ओवर दी, केवल एशिया से नहीं है, यूरोप से भी इसमें कंट्रीज हैं, अमेरिका से भी, क्योंकि खुद अमेरिका भी इसमें जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सिंगापुर में इसका कौन सा सेंटर है, ISC सेंटर है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है इसका। कौन सा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर कहाँ पे, इसका सिंगापुर में ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, रिकैप के बारे में। और आज हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर थोड़ी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा सेटअप पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, बिल्कुल भी वीडियो सही नहीं चल रही है और बाहर आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती है, तो सॉरी फॉर दैट। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो वीडियो नहीं बन पाएगी। ठीक है, और पेपर नज़दीक आ रहा है, तो मैं बाहर की आवाज़ मैं नहीं सुन रही, तो आप भी थोड़ा उस पर ध्यान ना देना। ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस जो आउटसाइड होते रहते हैं हमारे। और जो भी वीडियो पे थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि बोलते बोलते समटाइम्स क्या हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और समटाइम्स पता ही नहीं चलता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर देती हूँ, एक आधी बार कुछ गलत हो जाता है, ज़्यादा आपको कुछ गलतियाँ इसमें मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय यहाँ तक देखने के लिए।